नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। पिछले कुछ वक्त में आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें आई होंगी जिसमें पुलिस वालों से उलझती हुई प्रियंका गांधी, किसी पीड़ित तक पहुंचने के लिए मशक्कत करती कांग्रेसियों की टोली, कांग्रेसियों को रोकने में लगा पुलिस बल, इसके अलावा हिरासत में गिरफ्तारियां और दरअसल बहुत सारी चीजें आई होंगी आपके सामने। और दरअसल ऐसी तस्वीरें जो हैं वो अब उत्तर प्रदेश में बार बार दिखाई दे रही हैं। इस अक्टूबर महीने में ही 17 दिनों के भीतर प्रियंका गांधी दूसरी बार पुलिस हिरासत में ले ली गई हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि यूपी में कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले मजबूत होने के लिए अब पूरी तरह जमीन पर उतर आई है। उधर भाजपा अब भी विकास के हवाई किले लोगों को दिखा रही है। आज पीएम नरेंद्र मोदी कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, जिस पर अखिलेश यादव तिलमिला उठे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए कामों का उद्घाटन करने अब मोदी जी कैंची और मिठाई लेकर आ गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव को इस बार पूरी उम्मीद है कि सत्ता उनके पास वापस आएगी और इसलिए वो छोटे दलों से गठबंधन की रणनीति पर चल रहे हैं। और आज ही ओपी राजभर की पार्टी यानी सुभासपा जो है वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने की बात की है उन लोगों ने। सुभासपा आप जानते हैं सुहेलदेव राजभर की, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा। इसके पहले ये पार्टी AIMIM के साथ यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मोर्चा बना चुकी है और इस नाते ओवैसी साहब भी अगर समाजवादी पार्टी में आते हुए दिखें तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगर मुस्लिमों और पिछड़े वर्ग को इस तरह अखिलेश यादव अपने साथ ले आने में सफल होते हैं तो यूपी की तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है। वैसे एक तरफ सड़कों पर कांग्रेसी, दूसरी तरफ सत्ता पर बैठी भाजपा और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बसपा जैसे दलों की रणनीतियां और इन सब के कारण यूपी की सियासी तस्वीर जो है वो रोजाना इतने रंग बदल रही है कि फाइनल तस्वीर कैसी होगी इसका अनुमान लगाने में अब राजनीतिक पंडितों के माथे पर बल पड़ रहे हैं। तो आइए यूपी की इसी बनती बदलती तस्वीर की कुछ बानगी देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनलिस्टों से आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, दो खास वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीधे इंदौर से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। तो अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। और कुछ देर बाद हमारे साथ और भी कुछ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे आपका परिचय और उनकी बातों को भी आप तक पहुंचाएंगे। तो आज दोस्तों बहुत सारी बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन फाइनल बात जो है वो प्रियंका गांधी पर ही जाकर टिकेगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा आप जानते हैं, आज कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में थे और वहां सौगातों की बौछार कर रहे थे। वो सौगातों की बौछार करते वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा है ये देखते हैं। आइए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी सरकार की तारीफ के पुल बांधते वक्त बहुत कुछ जो बोला है उसमें से कुछ वानगी, कुछ अंश सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। भाइयों और बहनों, बीते 4.5 साल में यूपी में कानून के राज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द भी इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। योगी जी और उनकी टीम उस भू माफिया को ध्वस्त कर रही है जो गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों की जमीन पर बुरी नजर रखता था, अवैध कब्जा करता था। साथियों, जब कानून का राज होता है, अपराधियों में डर होता है,
तो विकास की योजनाओं का लाभ भी तेजी से गरीब, दलित, शोषित, वंचितों तक पहुंचता है। नई सड़कों, नए रेल मार्गों, नए मेडिकल कॉलेजों, बिजली और पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेज गति से विकास हो पाता है। यही आज योगी जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतार करके दिखा रही है। अब यूपी में औद्योगिक विकास सिर्फ 1-2 शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के जिलों तक भी पहुंच रहा है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं और कानून की बात कर रहे हैं। और कानून जब अपना काम करता है तो विकास तेजी से होता है, माफिया राज खत्म हो गया है, बहुत सारी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन धरातल पर क्या कुछ है आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज वाल्मीकि जयंती भी है और इस वाल्मीकि जयंती के अवसर पर राहुल गांधी ने दिल्ली के अपने कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड, आप जानते हैं वहां पर नई दिल्ली में जो 24 अकबर रोड है, वहां पर आयोजित एक समारोह में क्या कुछ कहा है ये देखेंगे, ये सुनेंगे। और उन्होंने जो कहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह कि वाल्मीकि जी ने देश को जीने की राह दिखाई थी। आइए एक बार सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं और इसके बाद सीधे एक वाल्मीकि समाज के अरुण वाल्मीकि की हिरासत में मौत होती है, उसके बाद क्या कुछ होता है उस पर भी चर्चा। और वहीं मिलने जाने के लिए प्रियंका गांधी निकली थी, जहां 17 दिन में दूसरी बार लखनऊ में उन्हें गिरफ्तार किया गया, बाद में उन्हें छोड़ा गया और जाने की अनुमति मिली। लेकिन पहले राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली में, ये सुनते हैं। इस पर आक्रमण हुआ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो वाल्मीकि जी की विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन, वो नई चीज नहीं है, वो पुरानी चीज है। जो वाल्मीकि जी ने कही थी वो ही हिंदुस्तान की जनता ने कॉन्स्टिट्यूशन में वही विचारधारा रखी। और आज जहां भी हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन पे, वाल्मीकि जी की विचारधारा पर, और खास तौर से जो हमारे गरीब दलित भाई हैं, बहनें हैं, उन पर आक्रमण हो रहा है। और ये सबको दिखाई दे रहा है, पूरे देश को मालूम है कि दलितों पर, कमजोर लोगों पर आक्रमण चल रहा है। चुने हुए लोगों को, 5, 10, 15 लोगों को पूरा का पूरा फायदा दिया जा रहा है। और जो लाखों करोड़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, दलित हैं, उन पर आक्रमण हो रहा है और उनको चुप किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो राहुल गांधी जहां आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि समाज को साधते नजर आए, तो वहीं प्रियंका गांधी आगरा के अरुण वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते वक्त लखनऊ में हिरासत में ले ली गई। आइए इसे भी देख लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं। और प्रियंका गांधी आखिर 17 दिनों में दूसरी बार क्यों हिरासत में ली गई हैं, ये महत्वपूर्ण है। और इसका सियासी इसकी तस्वीर क्या बनती है ये भी समझेंगे, सियासी मायने क्या है वो भी समझेंगे। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी तस्वीर है, अपना राग है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राजभर जब एक साथ आएंगे तो क्या ओवैसी भी उनके साथ जाएंगे, ये भी समझना होगा। तो आइए देखते हैं कि प्रियंका गांधी क्या कुछ, जो पूरी तस्वीर है अलग अलग हिस्सों में, वो देखते हैं कि क्या कुछ रहा आज हिरासत से पहले प्रियंका गांधी का।
भाई जो हम लोग को बताया अभी वहाँ पे नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू बताइए। किसी की डेथ हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू कैसे हो? ठीक है, तो ये फोन करके सर थोड़ा सा दूर है, जो व्हाट्सएप पे आए मतलब ये तो हद हो गई है, तो मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ। मैं लखनऊ के रेस्ट हाउस में रहूँ आप लोगों को खुश करने के लिए। आगरा का नहीं है, ओके, आगरा की बताइए ना। वहाँ की जिला मजिस्ट्रेट ने पत्र लिखा है। थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा देखिए। क्या कर रहे हैं आगरा का? आप बताइए क्या करें? हाँ 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 प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी 144 सबसे लागू आगरा में लागू है। आगरा में लागू है, यहाँ जैसे दुर्गा पूजा के बाद जी देखिए अरे सर को थोड़ा सा लिरिक चीज बताएंगे, मैम हम तो आपको लिरिक चीज बताएंगे। भैया मोबाइल भैया मोबाइल तो देखा आपने, एक तरफ प्रियंका गांधी के साथ जो कांग्रेसी उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके और पुलिस के बीच झड़प। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी पूछ रही हैं कि आखिर किस लिए, किस कानून के आधार पर मुझे रोका जा रहा है। और दूसरी तरफ उन्हीं पुलिसकर्मियों में से कुछ महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो सेल्फी लेती हुई आपको दिखाई दी। ये तीन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और इसके साथ साथ यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछा है कि इतना डर किस बात का है आदित्यनाथ जी, न्याय मांगना गुनाह है क्या? ये जो यूपी कांग्रेस ने पूछा है योगी आदित्यनाथ से, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 4 लोगों के साथ प्रियंका गांधी को पहले तो हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद प्रियंका गांधी को छोड़ा जाता है और कहा जाता है कि 4 लोगों के साथ आप आगरा जा सकती हैं। और आगरे में फिर आप अरुण वाल्मीकि, जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई कल देर रात को, और आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। और उस जयंती के अवसर पर ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद घटना, और इसमें शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए अगर कांग्रेस की नेत्री जाना चाहती थी तो उन्हें रोकने का क्या मतलब है? क्या लखीमपुर खीरी की घटना में जो कुछ हुआ, सीतापुर में जिस तरह से 72 घंटे तक प्रियंका गांधी को रोका गया, हिरासत में लिया गया, उसके बाद गिरफ्तारी शो की गई और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया और राहुल गांधी के साथ उन्हें भेजा गया, इससे सीख लेते हुए बहुत जल्दी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो समझ गई कि नहीं, ज्यादा देर करने का मतलब है कि इसकी कुछ गतिविधियां ऐसी बनेंगी जो हमारी सरकार के लिए, हमारी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ ये जब हो गया है, जब छोड़ दी गई हैं और जाने के लिए जाने की इजाजत दे दी गई, तब
योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है राज्य में और कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ओवरऑल प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर यूपी में इंसाफ के लिए आवाज उठाना, इंसाफ की लड़ाई लड़ना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? क्यों योगी सरकार के कानून राज पर लोगों का भरोसा नहीं बन पा रहा है, जबकि कानून राज की बात वो करते हैं और लखीमपुर खीरी से लेकर आगरा तक जिस तरह प्रियंका गांधी अपने दलबल के साथ बार बार सड़क पर उतर रही हैं, उसका कितना फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा? राजीव जी, कितना फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा इस बारे में तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी चुनाव की तारीखें घोषित होना है, प्रियंका गांधी का सक्रिय होना है, लेकिन फायदा होगा ये बात तय है। फायदे की मात्रा अनुपात क्या होगी इस बारे में कहा नहीं जा सकता। अभी आज का जो घटनाक्रम है उसमें लगातार आप देखिए कितने विरोधाभासी बातें हैं। वाल्मीकि जयंती है, वाल्मीकि नामक एक सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में मृत्यु है, एक विरोधाभास। हमारे प्रधानमंत्री जी कुशीनगर जाते हैं, वहां कहते हैं कि कानून राज हो रहा है, और फिर किसी व्यक्ति को जो बीजेपी, जो कांग्रेस का कांग्रेस की महासचिव है, उसे आगरा जाने से रोका जाता है क्योंकि इतना डर है। कानून व्यवस्था की बात करती है प्रियंका गांधी तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब कानून व्यवस्था की, हो सकता है कि आगरा के जिला मजिस्ट्रेट ने, डीएम ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया हो, अतिरिक्त बुद्धि का, और अपनी वफादारी साबित करने के लिए प्रियंका गांधी को आगरा आने से रोकने की कोशिश की हो, यह बात हो सकती है। लेकिन जिस तरह अहंकार युक्त बयान योगी के आते हैं, ट्वीट आते हैं, उसमें एक अहंकार की बू आती है। एक योगी के बारे में यही कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति योगी है तो विनम्र होगा, सबके प्रति समान भाव रखता होगा, लेकिन यहां ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। दूसरी बात, यह बार बार कहा जाता है कि फलानी चीज जनता को गिफ्ट की गई, ये तो किसको गिफ्ट की गई? कुशीनगर हवाई अड्डा कितने साल तक अडानी के चंगुल से बचा रहता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये सारी बातों में, इन सारी बातों में बड़ा विरोधाभास है। और प्रियंका गांधी जिस तरीके से मुद्दे को उठा रही है, बगैर आवेश में आए, बगैर तनाव के उन्होंने जो बातें कही, इससे लगता है कि वे परिपक्व होती जा रही है। यूं भी उम्र के 50वें साल में है तो परिपक्वता इस उम्र में आनी ही चाहिए। तो परिपक्व नेता की तरह वो बात कर रही हैं और कोई जवाब अधिकारियों के नहीं है। जिस तरह लोगों ने सेल्फी ली उनके साथ, पुलिसकर्मियों ने, महिला पुलिसकर्मियों ने जिस तरह उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, उससे लगता है कि महिलाओं में उत्साह है, चाहे वे पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो। अब हो सकता है कि वे पुलिसकर्मी जो अभी सेल्फी ले रही हों, कल को योगी की सरकार उनको निलंबित कर दे कि उन्होंने कांग्रेस की महासचिव के साथ सेल्फी क्यों ली और वो सोशल मीडिया में और मीडिया में क्यों आई। ये सब बातें हैं, लेकिन अभी कोई घोषणा इस तरह का अनुमान लगा सकते कि कांग्रेस को फायदा होगा, निश्चित ही फायदा होगा, लेकिन कितना फायदा होगा इसका अनुमान अभी लगाना जरा मुश्किल है। राजीव जी, अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के कई अलग अलग रंग, कई बदलती हुई तस्वीरें हम देख रहे हैं। एक तरफ आज से महीना 2 महीना पहले कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी अमरिंदु जी, अब कांग्रेस के इर्द गिर्द ही राजनीति दिखाई दे रही है। कल प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं के लिए टिकट आरक्षण की बात की है, यानी कि टिकट जो देंगे 40%, 100 में से 40 महिलाओं को टिकट देंगे। 403 महिलाएं, 403 कुल विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर आप समझ सकते हैं कि 160 से ज्यादा महिलाएं इस बार कांग्रेस की तरफ से उतारी जाएंगी। और एक पूरा का पूरा जो एजेंडा है इस चुनाव का, एक जो पूरा का पूरा एंगल है आने वाले विधानसभा चुनाव का, उसको हम देख रहे हैं तो एक बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है यहां पर साफ। एक तरफ हम पंजाब में देख रहे हैं जहां दलित कार्ड खेलते हुए कांग्रेस काफी लीड लेती हुई नजर आ रही है, और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह भले घोषणा कर रहे हैं कि हम अपनी पार्टी बना रहे हैं, भले ये घोषणा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर किसानों के आंदोलन को खत्म करवाने में, उनके तीनों कानूनों को रद्द करवाने में अगर मेरी कोई भूमिका हो पाए और बीजेपी अगर इसमें हमारा साथ देती है तो हमारी पार्टी उनके साथ गठबंधन कर सकती है, ये तक
अगर ऐसी सूचना आ रही है, तो दूसरी तरफ से हम यहां देख रहे हैं कि न सिर्फ दलितों की राजनीति बल्कि अब महिलाओं की राजनीति। तो महिलाओं की बात करें तो 47-48% महिला वोटर हैं यूपी में, और यानी कि लगभग 50%। इसमें से अगर 10% भी लौट के आ जाएं कांग्रेस की तरफ तो तस्वीर बिल्कुल दूसरी हो जाएगी। समझना चाहूंगा आपसे अमलेंदु जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और इस उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस अपनी एक नई रणनीति और खासकर हर मसले पर, हर जगह ऐसे जहां भी किसी एक गरीब या किसी एक शोषित या कोई एक वंचित का दमन होता है, वहां प्रियंका गांधी पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं पिछले साल 2 साल से। और अभी तो पिछले दिनों लखीमपुर खीरी की घटना के बाद से ये जो केंद्र बिंदु में यानी कि सेंटर पॉइंट में आ चुकी हैं प्रियंका गांधी। क्या कहेंगे ओवरऑल इस बदलती हुई तस्वीर को लेकर के, और इसमें कांग्रेस को कहां आप पाते हैं? क्या चौथे नंबर की पार्टी जो है, हालांकि हमारे जो अपना जो ओपिनियन पोल आया है उस अनुसार से अब चौथे नंबर की पार्टी नहीं, आज की तारीख में अगर चुनाव हो तो वो तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस दिखाई दे रही है, लेकिन आज की तस्वीर अगर देखें तो इसमें आपको कहां दिखाई देती है कांग्रेस? देखिए राजीव जी, प्रियंका गांधी ने जो घोषणाएं की कल, खास तौर से जिस तरीके से 40% टिकट देने की महिलाओं को, तो उसका महिला मतदाताओं में तो असर हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चीजें तो मुझे लगता है कि इसका असर और ज्यादा भी महिलाओं में होगा। और जो उत्तर प्रदेश में इस समय सरकार बनी हुई है और जो केंद्र में भी बनी हुई है, उसको लाने में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका है, महिला मतदाताओं की। और महिला मतदाताओं ने जाति से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से वोट दिया था 2017 के विधानसभा चुनाव में भी, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी। और सबसे ज्यादा जुल्म भी जो है महिलाओं के ऊपर इन दोनों सरकारों के राज में हो रहा है। रसोई से लेके और सड़क तक जिस तरीके से महिलाओं पर जुल्म बढ़ा है, तो महिलाएं उससे सीधी सीधी प्रभावित हो रही हैं। और यही इसका प्रभाव आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी, मतलब जो महिला पुलिसकर्मी हैं, उनकी अपनी ड्यूटी है, क्योंकि वो ड्यूटी पे तैनात है, तो उनकी ड्यूटी है प्रियंका गांधी को रोकना और प्रशासन का और शासन का आदेश मानना कि भाई उनको जाने से रोका जाए। वो कर रही है उसकी ड्यूटी, लेकिन उस ड्यूटी के बाद जो है वो उनके साथ सेल्फी भी लेती हुई दिखाई दे रही है। और प्रियंका गांधी भी एक बहुत सहज भाव के साथ जो है वो सेल्फी उनके साथ लेती हुई और सीने से लगाती हुई भी एक महिला पुलिसकर्मी को दिखाई पड़ती है। तो यानी ये एक सहज भाव से एक नेता का मिलना जो है, ये मुझे लगता है कि महिलाओं में खास तौर से एक जबरदस्त प्रभाव डालेगा। हालांकि मुझे अभी इसमें संशय है कि कांग्रेस के पास 160 जो है वो योग्य उम्मीदवार जो कहा जा रहा है महिलाएं, मतलब महिलाओं की छोड़ दीजिए कि कुल मिला के भी 160 जो है वो योग्य उम्मीदवार अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। मुझे इसमें अभी आशंकाएं हैं। उन्होंने अपनी अंदर तैयारी कर ली हो, लेकिन जो सड़क पे दिखाई दे रहा है, जमीन पे जो दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी ऐसा लगता नहीं है उनके पास जो है वो कैंडिडेट हैं। लेकिन जब जनता जो है वो आ जाती है किसी के पक्ष में, कैंडिडेट भी जो है फिर जनता नहीं देखती है, जिता के जो है भेज देती है। और यही 2017 के चुनाव में हुआ और यही 2019 के चुनाव में। बस इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं, कई जब ये जो मोदी लहर चल रही थी और उसमें कई ऐसे कैंडिडेट जो कहीं नहीं जीत सकते थे, जो कभी सांसद नहीं बन सकते थे, विधायक नहीं बन सकते थे, और इतना कहूं मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूं कि वो प्रधान तक नहीं बन सकते थे, वो आज सांसद बन गए। वो लहर चली। तो जब लहर चलती है और किसी के उस पे, तो जनता ये नहीं देखती है कि सामने कौन है, जनता ये देखती है कि ऊपर बैठा कौन है, पार्टी कौन है, पार्टी का लीडर कौन है। और अगर ऐसी लहर, तो फिर हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं कि 160 महिलाएं तो छोड़ दीजिए, 160 कैंडिडेट भी होंगे कि नहीं होंगे, ये अब हम लोग कहना शायद छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इसी पिछले 2, 4, 5 साल में, 7 साल में हमने देखा है ऐसे लोगों को सांसद बनते, विधायक बनते हुए जो कभी नहीं बन सकते थे। खैर, तो इसलिए मैं ये बात जोड़ना चाहता था आपकी बातों में। और जब अगर प्रियंका गांधी चलने लगे, मान लिया सपोज, तो फिर वहां भी वही हाल होगा जो मोदी की लहर में चल रहा था। मैं भी इसी पे आया था और मैं यही कह रहा था कि 2017-2019 के चुनाव में इन महिलाओं ने ही बड़ी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उन्होंने कैंडिडेट नहीं देखे। और जो एक कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पे तो गधा भी खड़ा कर दिया, वो जीत के आ गया,
या जिस तरीके से 77 में जनता पार्टी के नाम पे गधा भी खड़ा कर दिया था, वो जीत के आ गया था, तो वही स्थिति हुई थी। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि ये स्थिति बन सकती है कि कांग्रेस के नाम पे किसी गधे को भी खड़ा कर दीजिए और वो जीत के आ जाए। क्योंकि अगर जनता इस पे आ जाएगी कि हमको जिताना है और प्रियंका गांधी से उसका तादाद स्थापित हो जाएगा, खासतौर से महिलाओं का, जो कि एक बड़ी आबादी है 48 से लेकर 49% तक की, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जाति और सारे बंधनों से मुक्त होकर के वोट दिया था पिछले 2 चुनाव में, तो वही वोटर जो है वो असल में फ्लोटिंग वोटर है। और वो जो था वो बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और तमाम इस तरीके के नारे थे, उनमें बह करके भारतीय जनता पार्टी को महिला मतदाताओं ने वोट दिया था। तो यही महिला मतदाता जो है, अगर इनके दिमाग में बात आ गई, जो कह रहा था कि वो जो महिला पुलिसकर्मी है, मतलब एक वानगी उसकी देखी जा सकती है कि जो कल की घोषणा है प्रियंका गांधी की 40% वाली, तो उसकी एक वानगी आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला पुलिसकर्मियों में प्रियंका गांधी को लेकर के एक उत्साह है। तो जाहिर सी बात है कि जो महिला पुलिसकर्मियों में उत्साह है, वो घर में बैठी हुई महिला जो है, जो चौका चूल्हा कर रही है, उसके अंदर भी इस तरीके का कुछ ना कुछ उत्साह होगा। वो भले ही विधायक सांसद बनने के लिए नहीं आ रही हो, लेकिन उसके अंदर ये भाव है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 40% महिलाओं को बराबरी देने की बात की जा रही है। राजनीति में अभी जो है बहुत अच्छे से अच्छे जो है, मतलब या तो नेताओं की पत्नियां होती हैं, जो होती हैं, अगर वो सब मिला भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा 6 या 7% महिलाएं होती हैं, और उनमें भी अधिकांश नेताओं की पत्नियां होती हैं। तो ऐसे में अगर प्रियंका गांधी ये बात कर रही है तो इसका असर पड़ना जो है लाजमी है। इससे मैं भी यही बात कह रहा हूं जो आपने बीच में जोड़ी, कि अगर जनता आ जाएगी इस पे और महिलाओं का तादाद विस्थापित हो गया प्रियंका गांधी के साथ में, तो ये बड़ी जो है समस्या, ये चुनौती जो है, ये विपक्षी दलों के लिए ही नहीं बल्कि जो सत्तारूढ़ दल है सबसे ज्यादा उसके लिए चुनौती होगी। क्योंकि जो फ्लोटिंग वोट है, महिला मतदाता, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में वोट दिया है और वही भारतीय जनता पार्टी से टूटेंगी। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट होगा। और इधर जो योगी जी जो हैं, वो मोदी जी के लिए चरस बोने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, और प्रियंका गांधी को जो बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, तो मोदी जी समझ नहीं दे रहे कि वो मोदी जी के लिए चरस बोल रहे हैं, अपने लिए भी चरस बोल रहे हैं। मतलब ये जो भाई आज जरूर क्या जरूरत थी रोकने की प्रियंका गांधी को? आपको मालूम है कि जब आपको 6 घंटे बाद छोड़ ही देना है, आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है उनको हिरासत में रखने का, उनको गिरफ्तार करने का, तो आप क्यों रोक रहे हैं? किस लिए रोक रहे हैं? ये तो मालूम था ना कि भाई वो कानून का उल्लंघन करने, मान लीजिए अगर धारा 144 लगी भी है, वो 3 लोग गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, तो आप गाड़ियों को चलना भी रोक देंगे, फिर आप बसों का भी चलना रोक देंगे। यानी बस में जो है अगर 50 लोग जा रहे हैं तो वो धारा 144 का उल्लंघन हो जाएगा फिर। तो ये जो इस तरीके से जो चीजें हो रही है कि साहब आप 4 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, आप 3 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, तो ये इस तरीके से जो कानून की जो धज्जियां जिस तरीके से उड़ाई जा रही हैं, तो ये योगी जी जो कर रहे हैं, ये अपने लिए भी मुसीबत बोल रहे हैं और मोदी जी के लिए हो रहे हैं, और मोदी जी के लिए तो बोल ही रहे हैं पक्का 101%। मतलब 2024 जो है मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत तैयार कर रहे हैं वो, क्योंकि 2022 में कांग्रेस की सरकार बने या ना बने, लेकिन 2024 से बड़ी चुनौती जो है प्रियंका गांधी के रूप में मोदी जी के लिए तैयार हो रही है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो सब चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इसके बहुत परिणाम होंगे जी। इंदु जी, बहुत सारी बातें हैं और भी आगे करेंगे। एक तस्वीर जो कल जब घोषणा कर रही थी प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को आरक्षण देंगी टिकट बंटवारे में, उस घोषणा को देखते हैं और उसके बाद प्रियंका गांधी की एक तस्वीर और देखते हैं। और ये जो कुछ तस्वीरें हैं वो इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि इन तस्वीरों से किस प्रकार उत्तर प्रदेश की सियासत बदल रही है, उसकी रोज रोज जो उसके रंग बदल रहे हैं, इन बदलती हुई तस्वीरों के बदलते हुए रंग को देखने की जरूरत है। और उसके साथ कुछ सवालों के साथ सीधे प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आऊंगा। लेकिन कल जब घोषणा कर रही थी प्रियंका गांधी, तो महिलाओं को लेकर के, अलग अलग जगह की महिलाओं को लेकर के क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर के लखीमपुर खीरी तक उन्होंने, और लखनऊ से लेकर के हाथरस तक उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसे याद किया है, यह भी अगर देखा जाए तो बहुत ही प्लान्ड वे में प्रियंका गांधी यहां नजर आ रही हैं। इनकी एक और दूसरी बात यह भी कह दूं कि आज जब वाल्मीकि जयंती पर, महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर राहुल गांधी ने जिस शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, वहां पर जो बोला है उसमें भी साफ संदेश वाल्मीकि समाज, दलितों, पिछड़ों को लेकर के उन्होंने दिया है। वो भी पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश होते हुए और उत्तराखंड तक पहुंचता है। और दलितों की राजनीति को एक तरफ साधना और दूसरी तरफ अगर महिलाओं को अपने पक्ष में लाना,
और इसके बीच में प्रियंका गांधी को बार बार रोक करके, जैसा हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गलती करके और अपने राह में जो कांटा बोने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो मोदी जी के लिए कर रहे हैं? क्या मोदी जी के आने वाले समय में राह कमजोर करना चाहते हैं, या अखिलेश यादव के लिए कर रहे हैं? ये भी समझेंगे प्रकाश हिंदुस्तानी जी से। लेकिन सबसे पहले दो विजुअल आपको दिखाना चाहूंगा। पहला ये कल का है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बहुत सारे हमारे साथी देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिपीटेशन याद रखने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बस 2 मिनट का समय चाहिए। आप लोग देखिए प्लीज। पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूं। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस मां के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर कोर्स किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। तो चुनावी बिसात और महिलाओं के नाम पर पूरी रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी। कल जब प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और ये घोषणा कर रही थी, तो उन्होंने ये साफ किया कि आखिर 40% महिलाओं को आरक्षण हम क्यों देने जा रहे हैं। आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव के जब टिकट का बंटवारा होगा तो उसमें 40% महिलाओं को हम टिकट क्यों देंगे, ये बता रही हैं प्रियंका गांधी। लेकिन आज प्रियंका गांधी हिरासत में ली जाती हैं, कुछ देर बाद छोड़ दी जाती हैं, और आज वाल्मीकि जयंती है और उस अवसर पर कल रात की दुखद घटना, पुलिस हिरासत में मौत होती है और उसके बाद फिर जो अरुण वाल्मीकि है उनके घर जाने की कोशिश में हिरासत में ली जाती हैं। बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है और 4 लोगों को आगरा जाने की अनुमति मिलती है। और इस बीच जब आगरा जाती हैं
तो रास्ते से एक तस्वीर और आती है। इस तस्वीर को, एक छोटी सी तस्वीर है, इसे भी देख लेते हैं, फिर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आऊंगा। प्रियंका गांधी फर्स्ट एड करती हुई, जो शुरुआती जो उपचार होता है वो करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तमाम बातें इसलिए क्योंकि तस्वीर कैसे बदल रही है वो दिखाना हम चाह रहे हैं। आइए उसे जरा देखते हैं। तो देख रहे हैं आप, ये है प्रियंका गांधी और फर्स्ट एड करती हुई चोट लग गई है किसी बच्ची के पैर में और उस पर ये मलहम लगा रही हैं, पट्टी लगा रही हैं और कह रही हैं चप्पल मत पहनना। ये सब अभी आप सुन रहे थे। तो ये तमाम बातें, और ये बच्ची है, महिला है, और ये जो महिलाओं की राजनीति जात पात से ऊपर उठ करके एक लिंग, उसमें भी स्त्रीलिंग, उसके साथ यानी महिला राजनीति में कैसे कदम रख रही हैं। एक महिला अगर महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करे तो महिलाएं साथ आती हैं, वही साथ यहां दिखाई दे रहा है। और ये कारवां कितना आगे बढ़ता है, कितना बनता जाता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। अब सीधे प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहूंगा। ये तमाम तस्वीरें आपने देखी प्रियंका गांधी की, और इसके बीच में जो रंग बदलती हुई तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, वो क्या कुछ कहती है, ये जरा समझाइए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखने वाले हैं। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार जो भाजपा की सरकार है और जिस दावे के साथ कहते हैं कि यहां कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है, और उन्हीं के कानून व्यवस्था की जो अभी आप बात भी कर रहे थे कि बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं कानून व्यवस्था की, जब आप बात कर रहे हैं उसके दुरुस्त होने की बात कर रहे हैं, तो साथ साथ एक पुलिस हिरासत में मौत कैसे हो जाती है, इस पर कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने वाले जो करने का दावा करने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो कैसे दावा कर रहे हैं, ये सब कुछ आप लोगों के सामने। जरा इस तस्वीर के बारे में बताइए कि ये क्या कुछ बयां कर रही हैं। राजीव जी, पिछले दिनों लखीमपुर खीरी का एक वीडियो बहुत चला, लोगों ने देखा उस वीडियो में कि किस तरह एक नेता पुत्र समाज सेवा कर रहा था, और यहां आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव किस तरह किसी की मदद कर रही है। तो अंतर तो यहां साफ है। कल जो बयान प्रियंका गांधी ने दिया, जिसे आपने कल भी दिखाया था और अभी आपने दिखाया था, जिसमें प्रियंका गांधी कहते कि ये 40% का आरक्षण, 40% का टिकट हम महिलाओं को इसलिए देंगे कि एक लड़की ने कहा कि मैं बड़ी होकर प्रधानमंत्री बनना चाहती। तो इसके मायने ये है कि जो लोग ये आरोप लगाते रहते हैं कि कांग्रेस या कांग्रेस का कुनबा चाहता है कि उनके परिवार के लोग ही प्रधानमंत्री बने, तो उनको एक इशारा है कि ये इरादा नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस चाहती है कि वहां का कोई आम आदमी भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती, कोई आम स्त्री भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती है। यह आरक्षण उस दिशा में 40% टिकट देने का फैसला उस दिशा में एक कदम है। तो ये सब बातें मायने रखती हैं। प्रियंका गांधी, बस मुझे भी एक बात लगती कि अगर कांग्रेस इस बात को घोषित कर दे और खुलेआम घोषित कर दे कि प्रियंका गांधी ही उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का चेहरा होंगी, तो वो शायद ज्यादा फायदेमंद हो सकता है कांग्रेस के लिए। लोगों का समर्थन प्राप्त है कांग्रेस को, लोग भावनाएं समझ रहे हैं। एक बार लोग मंदिर के नाम पर भावुक हो गए, दूसरी बार लोग स्ट्राइक के नाम पर सीमा पर क्या कहना चाहिए,
लड़ाई को लेकर भावुक हो गए। अब बार बार कितने, राष्ट्रवाद के नाम पे कह लीजिए। हाँ, राष्ट्रवाद के नाम पर अब कितनी बार भावुक होगा कोई आदमी? वो कब तक इस बात को नजरअंदाज करेगा कि उसके घर पे खाने को नहीं, वो बेरोजगार है, किसानों को कुचल कर मारा जा रहा है, दलितों को थानों में पीट पीट कर मारा जा रहा है। इस बात को कितने दिन तक कोई भूल पाएगा? तो ये बात सोचना बड़ा मुश्किल है। अगर उन्हें लगता है कि इससे लोग भूल जाएंगे केवल राष्ट्रवाद के नाम पर या मंदिर के नाम पर या किसी और नाम पर, तो ये होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये, आप ये देखिए, इमरजेंसी के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उन्हें लगा था कि पूरा देश मेरे माहौल मेरे पक्ष में है, और इमरजेंसी के खात्मे की घोषणा की गई और चुनाव करवाए गए, और जनता दल नामक एक जनता पार्टी नाम की नई पार्टी आई जिसमें बहुत सारे संगठन थे, और किस तरह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। तो कई बार जो लोग सत्ता में होते हैं उन्हें मुगालता होता है, और कई बार मीडिया के कुछ लोग उन्हें इस गलतफहमी में डाल देते हैं कि आप तो सर्वोच्च हैं, आप तो ईश्वर के समकक्ष हैं, किसी में हिम्मत नहीं आपके खिलाफ कुछ बोले। अब आज ही देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जिस कानून और व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून का राज का मतलब यह नहीं है कि आप थाने में लोगों को मार डालें। कानून के राज का मतलब यह नहीं है कि आपके एक मंत्री के पुत्र लोगों को कुचल कर मार दें। तो ये सब चीजें लोगों को समझ में आ रही कि जिस कानून के राज की बात योगी बार बार करते हैं, और प्रधानमंत्री जी योगी की पीठ थपथपाते हैं, और उनका इशारा होता है अखिलेश यादव की ओर, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि जिस अखिलेश यादव को के बहाने आलोचना की जा रही है, कानून व्यवस्था की धज्जियों की बात की जा रही है, उससे ज्यादा विकट स्थितियां तो अभी है। कानून के राज का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को भी झूठे मुठभेड़ के बहाने, फर्जी मुठभेड़ के बहाने मार डालें। तो जो लोग हैं, कानून को अपनी तरीके से काम करने देना चाहिए, और आप इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाते हैं कि हम इतनी मुठभेड़ की। तो अगर आप फर्जी मुठभेड़ों को कानून चुनाव का मुद्दा बनाते हैं तो इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि फर्जी मुठभेड़ एक तरह से कानून व्यवस्था के नाम पे कलंक है और मानव अधिकार के नाम पर भी कलंक है। और आज नहीं तो कल लोग इस बात को समझ रहे हैं, और जब समझ चुकेंगे, मुझे लगता है कांग्रेस को यह बात तत्काल प्रभाव से घोषित करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे को सामने रखकर लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के बारे में भली कोई बात ना कही जाए, लेकिन वे ही एक छत्र नेता होंगी। पूनिया जी ने इस बारे में एक इशारा जरूर किया है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए फायदे की स्थिति हो सकती है। और लोगों को ये बात भी समझ में आ रही धीरे धीरे कि किस तरह उन्हें बहलाया जा रहा है, किस तरह गंगा माँ ने जिन्हें बुलाया, आज काशी कितना क्योटो हो गया है, ये सब लोग देख ही रहे हैं। और काशी के बाद अब मथुरा भी किसी और क्योटो की तरह ही होने वाला है, ऐसा लगता है। राजीव जी, मथुरा भी क्योटो होने वाला है। लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी की जब हम बात कर रहे हैं, कल की एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। एक सवाल पूछा गया था जिसमें यह पूछा गया था कि महिलाओं की अगर भागीदारी की आप बात करते हैं तो कई पुरुष जो हैं अपने यहाँ से अपनी पत्नी या अपनी बच्ची को, बेटी को ले आते हैं, और उसके बाद फिर मतलब ये है कि एक तरफ वंशवाद और दूसरी तरफ राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस पर बहुत सटीक जवाब दिया प्रियंका गांधी ने। उसको अभी आपको सुनाते हैं। उसके अलावा एक सवाल और भी महत्वपूर्ण सवाल है जो लखीमपुर खीरी से रिलेटेड है, उसके वो भी जानना चाहेंगे अमलेंदु उपाध्याय जी से। लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी ने क्या सटीक जवाब दिया है, ये जरा देखते हैं। 40 क्यों नहीं? शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। अब मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। सबसे पहला ये। दूसरा, देखिए, ये सच है कि कई बार लोग अपनी पत्नियों को, बेटियों को चुनाव लड़वा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। लड़ लेती हैं, उसके बाद सक्षम हो जाती हैं। मुझे याद है एक अमेठी में एक प्रधान थे, उन्होंने अपनी बीवी को लड़ाया, कुछ साल बाद मेरे पास आए, कहा कि आप संभालिए, मुझसे तो नहीं संभलती है, सारे निर्णय ले रही हैं। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो ये तो देखिए, ये प्रोसेस होता है एक। तो
तो सुन लिया आपने, सारे निर्णय जो हैं वो, खैर तो ये बहुत ही लाइट मूड में प्रियंका गांधी यहां दिखाई दी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है अमलेंदु उपाध्याय जी कि लखीमपुर खीरी की बात जब सामने आती है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी A+ सर्टिफिकेट दे रहे थे योगी जी को, तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, साथ साथ जैसे हमारे साथी प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता भी रहे थे कि लखीमपुर खीरी की जो बात है उसमें ये मांग किसान भी कर रहे हैं और आम जनता की तरफ से भी, विपक्षी दलों की तरफ से भी ये मांग है कि वहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हटाया जाए। एक तरफ आप कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कैबिनेट के साथी को बर्खास्त नहीं करते हैं और उस पर बर्खास्त करना तो दूर की बात, उस पूरे घटनाक्रम पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। आखिर किस लिहाज से वो कहते हैं कि हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत है? यहां तो बिल्कुल ही ये व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। और उसके बाद में ये तमाम बातें जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। और जब प्रियंका गांधी जैसे विपक्षी दलों के नेता आवाज उठाते हैं तो उन्हें रोकने की भरसक कोशिश होती है, हिरासत में लिया जाता है। लेकिन मैं जरा यह समझना चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे कि आखिर ये किस ढंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो जनता के सामने सीधा, असंसदीय शब्द है, हालांकि असंसदीय शब्द है झूठ बोलना, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये झूठ है। इसलिए झूठ है, सीधे शब्दों में कहूंगा, क्योंकि उस प्रदेश में इस हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि कोई विरोध में काले झंडे लेकर जा रहा हो और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा, तथाकथित अभी आरोपी है वो और अभी शिकंजे में है, वो अपने दलबल के साथ उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, यानी रौंद डालता है। 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत होती है और लिंचिंग हो, जो भी हो, उसके बाद जो घटनाक्रम, क्रिया की प्रतिक्रिया, वो तमाम बातें अलग, वो भी ठीक नहीं थी, लेकिन ये होता है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। आप उस पर शोक संवेदना के 2 शब्द बोलते हैं, ना आप अपने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाते हैं और फिर उसी राज्य में जाकर के आप ढिंडोरा पीटते हैं, बिल्कुल ताल ठोक के कहते हैं कि यहां पर सब कुछ बहुत बढ़िया है, दुरुस्त है और व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश में हम जिसको भी गिरफ्तार करेंगे, जिसको भी हिरासत में रखेंगे, वो हमारा फर्ज बनता है। फिर किस ढंग की पॉलिटिक्स है? बहुत नजदीक से आपने देखा है पॉलिटिक्स को अमलेंदु उपाध्याय जी, ये कैसी पॉलिटिक्स है? देखिए राजीव जी, एक तो पहले प्रधानमंत्री को जो है बधाई और शुभकामनाएं कि उन्होंने अपनी दाढ़ी जो थोड़ा कम करा ली है, ट्रिमिंग करवा ली है, वरना वो सांता क्लॉज से लंबी हुए चली जा रही थी। क्योंकि चुनाव निपट गया बंगाल का भी और पंजाब में चुनाव है, तो वहां दाढ़ी जो है उसको उनको कुछ मिलना मिलाना नहीं है। वहां अमरिंदर सिंह की दाढ़ी के भरोसे है, तो ट्रिमिंग कराना ठीक था। तो ये तो खैर मजाक की बात हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से, जो आपने कहा कि असंसदीय शब्द है झूठ, मुझे लगता है कि वहां झूठ ही शिष्टाचार है और प्रधानमंत्री के लिए झूठ ही जो है वो शिष्टाचार एकदम हो गया है। तो प्रधानमंत्री जो भी झूठ बोलते हैं वो शिष्टाचार है उनका, और शिष्टाचार बस झूठ बोलते हैं। तो अब उनका किसी एक झूठ पे अब क्या बात करना, मतलब उनके अब तक क्या, मान लीजिए अगर उन्होंने 700 भाषण दिए हैं या 800 भाषण दिए हैं, तो उनमें 800 में जो है 8000 तो झूठ होंगे ही होंगे कम से कम। एक लंबी किताब जो है, महाकाव्य जो लिखा जा सकता है उनके असत्य बोल वचनों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि उस पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। वैसे भी ये जो है नाम बदलने वाली सरकार है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, विकलांग का नाम दिव्यांग, तो इसी तरीके से जंगल राज का नाम कानून व्यवस्था। तो ये प्रधानमंत्री जिस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो जंगल राज की बात कर रहे हैं कि यहाँ जंगल राज कायम है और हमने उसका नाम बदल के अब कानून व्यवस्था कर दिया है। तो हमारे प्रधानमंत्री भी ये करते रहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो है वो भी ये करते रहते हैं। दोनों इस मामले में पारंगत हैं और दोनों में होड़ लगी रहती है कौन एक दूसरे को जो है वो परास्त कर सकता है इस मामले में नाम बदलने में। अमलेंदु जी, आपके पास फिर से आऊंगा। हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती जी। साधना जी, आपका स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज का जो घटनाक्रम है उसमें पहले प्रियंका गांधी हिरासत में ली जाती हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी को छोड़ा जाता है और 4 लोगों के साथ आगरा कूच करने की अनुमति मिलती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि जोर जबरदस्ती
जबरदस्ती और जानबूझ करके प्रियंका गांधी को रोकना, 144 का हवाला देना और खासकर तमाम घटनाक्रम में पिछले दिनों लखीमपुर खीरी से लेकर के अब आगरा और आज जबकि वाल्मीकि जयंती है, ऐसे दिन में अगर एक वाल्मीकि समाज का ही लड़का पुलिस हिरासत में मारा जाता है तो फिर, और आज के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंचते हैं और ताल ठोक के कहते हैं कि हमारे यहां, हमारे इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था को इतना मजबूत कर रखा है कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आखिर कैसी कानून व्यवस्था, और इसमें आप लोगों की स्ट्रेटेजी और साथ साथ इन तमाम चीजों के पीछे जो चीजें अभी चल रही हैं, जैसा भी हमारे साथी आप सुन भी रही होंगी, अमलेंदु उपाध्याय जी का कहना था कि जंगल राज का मतलब शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हो कानून व्यवस्था। क्या कहेंगी आप? आदरणीय राजीव जी, सबसे पहले तो डीबी लाइव के सभी दर्शकों को और सभी लोगों को शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देती हूं। परंतु बड़ा आज दुर्भाग्यवश जो घटना घटित हुई, जिसके बारे में हमको पता चला, और जैसे ही आदरणीय प्रियंका गांधी जी को पता चला वो पहुंच गई उस जगह पर मिलने के लिए, तो उनको रोका गया, हिरासत में लिया गया। पहली बात तो ये बता दिया जाए कि क्या पीड़ित परिवार से मिलना, क्या पीड़ितों को ढांढस बंधाना, क्या इस सरकार के अंतर्गत कोई कानूनन अपराध हो गया है क्या? क्योंकि हमने लगातार देखा है आदरणीय राजीव जी, लखीमपुर आदरणीय प्रियंका गांधी जी जाती हैं, पीड़ित के परिवार से मिलने तो रोक लिया जाता है। हाथरस में भी एक समय पर वही स्थिति इन्होंने बना दी थी। लेकिन आज का सवाल वही घूम फिर के आ जाता है कि ये सरकार, आपने कहा भी मोदी जी ये वाली बात कह रहे थे, मोदी जी तो ना जाने क्या क्या कह देते हैं, और मोदी जी को तो शायद मुझे लगता है मात्र मन की बात करना और मोदी जी के प्रवक्ताओं को मात्र बतौलेबाजी करना आता है। किस तरीके से झूठ बोला जाता है, झूठ को कैसे परोसा जाता है, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, लगातार बोलना, बार बार बोलना और झूठ को तेजी के साथ बोलना, इनकी मुझे लगता है एक आदत बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं आपको बता देती हूं, आज जो घटना हुई ये कोई पहली घटना नहीं है। आज ये घटना आज हमारे सबके संज्ञान में है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां पहुंच गई, इसीलिए आज मीडिया ने शायद इसे दिखा भी दिया। नहीं तो लगातार ये जो घटनाएं होती आ रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने तो समय समय पर उठाने का काम किया। मैं अभी आज आपको एक और घटना के बारे में, क्यों बहुत सारी घटनाओं के बारे में अभी जिक्र कर देती हूँ। गौरी शंकर लोधी को, जो कि बुलंदशहर के थे रहने वाले, ई रिक्शा चालक थे, उनको पुलिस वाले ने, वहां के दरोगा ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मात्र एक छोटी सी बात पर, ट्रैफिक जाम की बात पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मात्र हत्या तक ये बात नहीं रुकी, हत्या के पश्चात गौरी शंकर लोधी के परिवार को धमकाया जाता रहा। ये कहा जाता रहा कि एफआईआर दर्ज मत कराइएगा, हम तुम्हें 10 लाख रुपए दे देते हैं मुआवजे के तौर पर, 10 लाख रुपए लो और चुपचाप बैठ जाओ। ये कह दो कि ये हत्या नहीं है, ये कह दो कि उनकी मौत अपने आप हो गई। गरीब परिवार, किसान परिवार, ई रिक्शा चालक, उसका परिवार कितना ही समझदार होगा, आप भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद इस तरह की घटनाएं मुझे सुनने में आई तो मैंने इस पर भी आवाज उठाई। दूसरी एक घटना का जिक्र मैं कर देती हूं कि विवेक तिवारी नाम का एक बड़ी कंपनी का एरिया मैनेजर था युवक, जो कि अपनी एक कलीग को छोड़ने के लिए अपनी एक्सयूवी कार से रात को निकले। जब अपनी कलीग को छोड़ने वो निकले, रात में 1:30 बजे बाइक पर पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। जब युवक ने गाड़ी नहीं रोकी तो उस युवक पर निशाना साधते हुए पुलिस वाले ने फायरिंग की और उसकी वहां पर मौत हो गई, हत्या हो गई। सना तो उनकी जो कलीग थी वो तो किसी तरह बच गई, परंतु विवेक नहीं बच पाए, उनकी मौत हो गई। आज की स्थिति यह है कि एक तरफ पुलिस हत्या कर देती है, हत्या ही कहेंगे ना इसको, हत्या कर देती है पुलिस। उसके बाद पुलिस का पक्षधर बनने के लिए सरकारी पूरा का पूरा जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। योगी आदित्यनाथ जी खड़े हो जाते हैं और योगी आदित्यनाथ जी जो गलती करते हैं तो ये पुलिस उनके साथ खड़ी हो जाती है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सरेआम कह दिया, अरे हाथरस में रेप नहीं हुआ था, ये तो रेप हुआ ही नहीं। बाद में जब रिपोर्ट आई तब पता लगा कि नहीं, यहाँ पर रेप हुआ। तब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, डीएम, वहां के डीएम पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसने आधी रात को एक बेटी के शव को हिंदू संस्कृति के विरुद्ध जाकर डीजल और पेट्रोल डालकर जला दिया। हिंदू संस्कृति के झूठे ठेकेदार बनते हैं ये लोग। गंगा में लाशें तैरती नहीं तब ये सो जाते हैं, एक बेटी के शव को आधी रात में जला दिया जाता है तब ये सो जाते हैं। इन्हीं का विधायक रेप करता है तब इनके कान बंद हो जाते हैं। इन्हीं का गृह राज्य मंत्री
मंत्री चिन्मयानंद यौन उत्पीड़न का आरोपी बनता है तब ये चुप हो जाते हैं। इन्हीं के राज्य में लगातार बलात्कार की घटनाएं आती हैं तब ये चुप हो जाते हैं। इन्हीं के राज्य में दीपा लोधी को धमकाया जाता रहता है, दबंग छेड़ते रहते हैं और वो आत्महत्या करने पर मजबूर होती है, आत्महत्या करती है वो बच्ची। उसके परिवार को ना कोई मुआवजा मिलता है, ना कोई सरकारी नौकरी दी जाती है। बहराइच के अंदर मायाराम लोधी को रात में 2 बजे गुंडे, भाजपाई गुंडे पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। कारण ये क्योंकि वो बीडीसी, उनकी बहू जो थी महिला, उसका अपहरण करना चाहते थे, अगवा करके जबरदस्ती अपने पक्ष में वोट डलवाना चाहते थे। वो बीडीसी महिला वोट नहीं देना चाहती थी। इसी कारणवश उसके जेठ को पीट पीट कर मार दिया जाता है। कोई मुआवजा नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं। ये इनका कानून है, आप इसको कानून व्यवस्था कहते हैं। और जब मिलने की बात रही तो आदरणीय राजीव जी, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। आदरणीय प्रियंका जी को मुझे लगता है ये दूसरी बार हिरासत में लिया गया है और फिर छोड़ा गया है। और मैं पूछना चाहती हूँ, उस समय भी मैंने एक घटना आपको गिनाई थी। उस समय पर बिहार में 1977 की घटना की इंदिरा गांधी जी गई थी। उस समय विपक्ष की मुखिया थी, विपक्ष की मुख्य नेता के तौर पर उभरी थी उस समय पर थी। और उसके बाद वो गई वहां पर, बारिश हो रही थी, जोरदार बारिश के अंदर भी पटना पहुंची, बेलछी पहुंची, वहां पर पीड़ितों से मिली, हाथी पर बैठकर जाना पड़ा तो गई, कमर तक पानी था। उस समय पर प्रतिभा पाटिल जी उनके साथ थी और तब इतनी तकलीफ के समय पर भी वो गई। किसी सरकार ने रोकने का काम नहीं किया, क्योंकि ये कोई कानूनन अपराध थोड़ी ना है। अगर हिंदुस्तान के अंदर, ये तो हमारी संस्कृति है कि जब पीड़ित कोई होता है उसे सांत्वना देने, उसे ढांढस बनाने, उसकी पीठ पर हाथ फेरने, उसके सर पर हाथ रखने, उसकी बैक बनने के लिए, उसका सपोर्ट बनने के लिए, उसके परिवार की मदद के लिए जगह जगह से लोग पहुंचते हैं, रिश्तेदार पहुंचते हैं, जो लोग लायक है उस काम को करने के वो पहुंचते हैं। तो अगर आदरणीय प्रियंका गांधी जी उनके परिवार के रूप में उस वाल्मीकि परिवार की मदद करने के लिए पहुंच रही थी, तो इनको इतनी दिक्कत क्यों है, क्यों परेशानी है? क्योंकि इनकी राजनीतिक नींवें हिल चुकी हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश कहीं से कहीं तक नंबर 1, कहीं से कहीं तक विकास में नंबर 1 नहीं है। कल भी मैंने आपके शो में कहा था कि ये बताएं भाजपा के लोग कि उत्तर प्रदेश काहे में नंबर 1 है। तो आज तो आप देख लीजिए, सरेआम बात खुलकर आ गई। उत्तर प्रदेश मात्र क्राइम में नंबर 1 बन के रह गया है। अब तो खाकी और खादी का जो गठजोड़ देखने को मिल रहा है, वो चोरों को, अपराधियों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को पकड़ने के लिए नहीं, वो उनका बचाव करने के लिए खाकी और खादी का गठजोड़ हमें देखने को मिल रहा है। तो आखिर कब न्याय होगा इन लोगों के साथ? कब न्याय होगा उन किसानों के साथ लखीमपुर में, जिनको कुचल दिया गया, रौंद दिया गया, सड़क पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिनकी हत्या कर दी गई? कब उस मंत्री का बर्खास्त करने का काम उस मंत्री को करेगी भाजपा की सरकार? ये सवाल तो निरंतर रहेगा ना सबके जहन में, और हम पूछते रहेंगे। और मुझे लगता है ये गलत नहीं है। तो मैं आज फिर से डीवी लाइव के माध्यम से ये मांग उठाती हूं कि सबसे पहले तो अजय मिश्रा टेनी, उनको पहले तो बर्खास्त किया जाए उनके मंत्री पद से, तभी निष्पक्ष जांच होगी। और आज वाल्मीकि जयंती के दिन वाल्मीकि परिवार के साथ उनके जिस तरह से हत्या कर दी गई और उसको छिपाने का काम किया जा रहा है, फिर अगर आदरणीय प्रियंका जी वहां जाती हैं उनके पीड़ित परिवार से मिलने, ढांढस बनाने, उनको सहायता करने, तो आप देख लीजिए कि किस तरह का ये लोग हिरासत में लेने का काम करें। क्या कानूनन अपराध है? आप कानून बनाइए, बताइए ना कौन से कानून के तहत आप पकड़ने का काम करते हैं, कौन से वारंट है आपके पास, किस लिए आपने हिरासत में लिया है, ये तो बताने का काम कम से कम इस सरकार को, इन सरकार के नुमाइंदों को, शासन को या प्रशासन को करना चाहिए। और आज भी आदरणीय राजीव जी, अगर आपने एक तस्वीर पर गौर किया होगा, हम चर्चा भी कर रहे थे इससे पूर्व कि आज एक तस्वीर उभर कर आई थी सामने। तस्वीर ये थी कि जो महिला पुलिसकर्मी जो हिरासत में लेने का काम प्रियंका जी को कर रही हैं, वो सेल्फी खिंचवा रही हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर से वो भी इस बात से सहमत है कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। इस नारे से कहीं ना कहीं वो सरोकार रखती हैं, मानती हैं इस नारे को, और जानती हैं कि इस नारे के अंदर वो ताकत है। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी में वो ताकत है जो महिलाओं के प्रति, गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, वंचितों के प्रति, शोषितों के प्रति, मजदूरों के प्रति, और खासकर जो पीड़ित वर्ग है उसके प्रति अगर कोई सच में संवेदनशील है, तो आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। और इसीलिए हम जाने का काम करें। और ये ना कहा जाए, अगर ये प्रश्न आता है कि भाई राजनीतिक भुनाने के लिए जा रहे हैं, तो हम इससे पहले हाथरस भी गए, हम उन्नाव भी गए। जब मंदसौर के अंदर किसानों को मामा शिवराज सिंह चौहान के शासन और प्रशासन ने गोली मारी किसानों की छातियों पर, तब भी राहुल गांधी जी आए थे, तब भी मिलने के लिए गए थे। मात्र हम एक जगह जाने का काम नहीं करते हैं। परंतु आज स्थिति आप देखिए कि आज फिर से वही दौर है,
फिर से वही स्थिति है। ये तो हिटलरशाही है, ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है और ये अहंकार है। और इस अहंकार के अंदर भी मोदी जी को कुछ नहीं पड़ी, संवेदनशीलता तो है ही नहीं, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हमें देखने को मिलती है जब मोदी जी लखनऊ पहुंच जाते हैं, लखीमपुर नहीं जाते, दिल्ली बैठे रहते हैं परंतु किसानों से मिलने नहीं जाते, सेंट्रल विस्ता पहुंच जाते हैं लेकिन किसानों से मिलने नहीं जाते। तो ये सरकार मात्र दिखावे की सरकार है, ये सरकार मात्र कुर्सी की लोभी और लालची सरकार है। इन्होंने लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाया और इन्होंने अब लोकतंत्र को ठोकतंत्र बना दिया है। कहीं भी देखते हैं ठोक देते हैं, कहीं भी देखते हैं मार देते हैं, कहीं भी देखते हैं हत्या कर देते हैं, बलात्कारियों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, हत्यारों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आरोपियों अपराधियों को शरण देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुलकर कर रही है और उस खाकी का साथ देने का काम, खादी का साथ देने का काम खाकी भी कर रही है। तो मुझे लगता है ये जो गठजोड़ है खाकी और खादी का और जो नकारात्मकता की ओर गठजोड़ है, ये कहीं ना कहीं वहां की जनता के लिए बहुत भयावह स्थिति पैदा करने वाला है। तो इसीलिए जनता अब ये सब देख रही है और मुझे लगता है आगामी उत्तर प्रदेश के चुनावों में आपको स्थिति इसलिए पलटती भी नजर आएगी। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये तो बहुत बेकार स्थिति हमें देखने को मिल रही है और इसका जवाब जनता मुंहतोड़ जवाब जरूर चुनाव में देने का काम करेगी और मुझे लगता है देना चाहिए ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब जो कि लगातार अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हें बिना वजह हिरासत में ले लिया जाता है। क्योंकि जब लखीमपुर में प्रियंका जी गई थी राजीव जी, तब भी प्रियंका गांधी जी 144 धारा वहां लगी थी और 144 धारा के अंतर्गत 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। मात्र प्रियंका गांधी जी तो उस समय भी खुद गई थी और दीपेंद्र हुड्डा जी साथ में दिखाई दिए थे, लेकिन तब भी इन्होंने हिरासत में ले लिया। भाई आपने किस कानून के तहत लिया था ये बताएं, कौन सी धारा के तहत लिया था ये बताएं, वारंट दिखाते नहीं, परंतु हिरासत में भी लिया गया, गिरफ्तार भी किया गया। तो ये सरकार, ये शासन, ये प्रशासन भ्रष्ट है, ये सरकार, ये शासन और प्रशासन झूठा है, फरेबी है, मक्कार है, अपराधियों और आरोपियों का साथ देने वाला है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं और हम तो यही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जो ये खाकी में है उन्हें भी बर्खास्त किया जाना चाहिए और जो खादी में है उन्हें भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम, जो न्याय को रोकने का काम करते हैं, न्याय से किसी ना किसी को पीछे करने का काम करते हैं, पीड़ितों को परेशान करने का काम करते हैं। जी साधना जी, एक सवाल और है आपसे। सवाल ये कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, बदलती हुई तस्वीर पे हम बात कर रहे हैं आज, खासकर कल की जो घोषणा है प्रियंका गांधी जी की, जो 40% महिलाओं को टिकट बंटवारे में आरक्षण की बात, उसके बाद से जो आने वाले समय में आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पार्टी को सामने रखते हुए कौन सी तस्वीर, कैसी तस्वीर देख रही हैं? और साथ साथ इस पे तो हम लोग लगातार चर्चा कर ही रहे हैं कि जब भी कोई पीड़ित है, दमित है, वंचित है और ऐसे लोगों के बीच पहुंचना अभी बहुत मुश्किल होता जा रहा है और अगर आप उधर जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आप हिरासत में ले लिए जाते हैं। ये तस्वीर तो हम लोग देख रहे हैं और इतना ही नहीं, आजकल ये शुक्र मनाइए कि एनएसए और यूएपीए नहीं लगाया जा रहा है, हिरासत में ही लिया जा रहा है। तो लेकिन जो तस्वीर है सामने और खासकर कल से लेकर के आज तक और आने वाले समय में, क्योंकि मात्र 3 महीने का वक्त बचा हुआ है आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश में तैयारी करने के लिए और आगे चुनाव में अपनी ताल ठोकने के लिए, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको को सामने ला करके? क्योंकि जहां जात पात की राजनीति होती थी वहां आपने जात पात से बाहर निकल करके सीधा का सीधा दांव जो है महिलाओं पे खेला है। देखिए, कांग्रेस जात पात की राजनीति में कभी भरोसा नहीं करती थी, लेकिन ना करती है। लेकिन हम जात पात की राजनीति में भले भरोसा ना करें, परंतु हम किसी के अधिकारों से हम नहीं चाहते कोई वंचित रहे, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे कोई शोषित गरीब मजदूर किसान हो। हम चाहते हैं सबके अधिकार उनको मिलने चाहिए जिनसे वो आज कहीं ना कहीं वंचित दिखाई देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कहा कि हमारा क्या जो एक तरीके का चुनावी रणनीति क्या है, देखिए चुनावी रणनीति मुझे लगता है आज का जो आप सिनेरियो देख रहे हैं पॉलिटिक्स का उत्तर प्रदेश में खासकर, वो क्या है? आज मैं बता तो रही हूं आपको, ये तो योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, वो एक जगह पर जाके ये बोल देते हैं कि भाई झाड़ू लगाने के लायक ही रह गई हैं अब तो। अब बताइए, झाड़ू लगाना कोई नीचता का काम है क्या? अगर कोई कहीं की सफाई कर रहा है तो वो नीचता का काम है क्या? तो इन्होंने एक जाति पर, एक कम्युनिटी पर एक भेदभाव का जो आपने एक तंज कसने का काम किया योगी आदित्यनाथ जी, वो कहीं ना कहीं उसकी भर्त्सना भी हमने की। और जो झाड़ू लगाते हैं, देश में करोड़ों महिलाएं हैं
जो झाड़ू लगाने का काम करती हैं। तो वो कोई नीचता का काम नहीं है, वो कोई गलत काम नहीं है। वो गंदगी अगर सफाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा काम है। तो इसके लिए तो धन्यवाद ज्ञापित किया जाना चाहिए उन महिलाओं को जो रोज झाड़ू लगाती है, सुबह उठकर गली की गंदगी साफ करती हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से गंदगी इस तरह की साफ, ये राजनीति में एक गंदगी है। इस तरह की भावना रखना, तोड़ने की मानसिकता रखना, काटने और बांटने की मानसिकता रखना, छाटने की मानसिकता रखना। क्योंकि देखिए, जब तक चुनाव नहीं आता तब तक कोई कार्रवाई कहीं नहीं करते। जैसे ही चुनाव आने लगता है, इन्हें धर्म भी याद आ जाता है, इन्हें जाति याद आ जाती है, इन्हें मजहब याद आ जाता है। लेकिन आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ये बात इसीलिए कही कि आप धर्म जाति पे तो बातें कर लेते हैं, मगर महिलाओं के अधिकार की बात आप कब करेंगे? क्योंकि आदरणीय राजीव जी, कल भी मैंने ये बात कही थी कि अगर महिलाओं का सम्मान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किया है। चाहे वो प्रथम महिला प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति हो, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर हो, हमने सम्मान करने का काम किया और आज भी हम कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। इसीलिए हमने 40% आरक्षण की बात की। क्यों नहीं इन्होंने पहले की 40% आरक्षण की बात? और अगर हमने कर भी दी है तो अब भी क्या भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी क्या? 40% टिकट देगी क्या विधानसभा में? क्या मैं फिर पूछती हूँ, क्या मोदी जी के 56 इंच के सीने में इतना दम है जो 56 इंच के सीने की तथाकथित डींगे मारते फिरते हैं मोदी जी? तो बताएं वो क्या इतना दम है कि कहेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक महिला प्रधानमंत्री देने का काम करेंगे हम देश को? नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी मानसिकता महिला विरोधी है। और आज की स्थिति ये है कि मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको पेट्रोल का रेट बताया था राजीव जी, आपको याद होगा, बालाघाट का। तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पेट्रोल का रेट 116 रुपए है। आज मैं आपको एक और खबर दे देती हूँ कि आज बालाघाट में पेट्रोल का रेट 117 रुपए हो गया है। आज बालाघाट में डीजल का रेट 106 रुपए हो गया है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल शर्मनाक है। कोई खुशी मनाने की बात नहीं है कि साधना भारती जहां बैठी है, जिस जिले के अंदर मध्य प्रदेश के, वहां सबसे ज्यादा देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं। मेरे यहाँ पर खेती किसानी करने वाले लोग हैं आदरणीय राजीव जी, कहां जाएंगे? कैसे खेती किसानी करेंगे? एनपी के आज खाद बढ़ा देते हो आप, डीएपी खाद की कीमत बढ़ा देते हो आप, खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगवा देते हो लोगों को। एमएसपी पर धान बिकता नहीं है, एमएसपी पे गेहूं बिकता नहीं है, एमएसपी पर अनाज जाता नहीं है, तो एमएसपी पर तो आप कुछ दे ही नहीं रहे। और ये और डींगे मारने का काम करते हैं, बतौलेबाजी करते हैं, मन की बात करते हैं कि एमएसपी जारी रहेगा। अरे जारी तो रहेगा, परंतु एमएसपी पर कब एमएसपी की कीमत मिलेगी? एमएसपी ही मिल जाए कम से कम किसान को। किसान तो उतने में ही संतुष्ट है, क्योंकि मैं तो खुद किसान परिवार की बेटी हूं। तो मुझे लगता है एक समय 5 साल की थी तब मैंने गिरफ्तारी दी थी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए संसद भवन पर। आज भी स्थिति वही है, किसान की हालत तो आज भी वही है। आज तो आप किसान को बंधुआ मजदूर बनाने पर तुल गए हैं। वही उत्तर प्रदेश का हाल है। आपने कहा इन्होंने यूएपीए नहीं लगाया, एनएसए नहीं लगाया, लेकिन अभी नहीं लगा रहे हैं। पता नहीं ये शायद चुनावी चकल्लस के चलते नहीं लगा रहे होंगे। लेकिन किसान आंदोलन में भी मैं आपको बता रही हूं कि किसान आंदोलन जब चला और उत्तर प्रदेश से जब गांव गांव से किसान छटके जाने लगे, दिल्ली की ओर कूच करने लगे किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए, तब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा जो जो जाएगा 50 लाख रुपए का मुचलका भरने के लिए दे दिया, उनके ऊपर केस लगाने के लिए कह दिया, उनकी जमीनें कुर्की करने के लिए कह दिया, उनके घरों पर बुलडोजर करवाने की धमकी दी जाने लगी। तो कैसे हिंदुस्तान में काम होगा भाई? ये लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है क्या? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है क्या? किसी की आवाज को दबाया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता। अगर लोकतंत्र में ऐसा होता है, ये कोई राजतंत्र तो नहीं है ना राजीव जी, ये तो लोकतंत्र है। और अगर लोकतंत्र है तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं किसी को मिलने से? किसी पीड़ित से अगर कोई मिलने जा रहा है तो उत्तर प्रदेश की जो आज दिशा और दशा है, मैं आपको बता देती हूँ, ये तो बहुत अलग अलग जिलों की मैंने बात कर दी। वाराणसी के अंदर छन्नूलाल मिश्रा, जो कि लोकसभा चुनाव में परम सम्माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्तावक रहे, उनकी बेटी की मौत कोरोना के चलते हुई हॉस्पिटल में। और जब उनकी बड़ी बेटी की मृत्यु हुई कोरोना के चलते, तो उस बेटी का शव 7 दिन पहले उनको फोन करके बताया गया उनकी बेटी ठीक है। 2 दिन पहले भी उनको बताया गया आपकी बेटी ठीक है। 2 दिन बाद कह दिया गया भैया आपकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है, आप अपनी बेटी को ले जाइए। ले जाने के लिए जब शव देखने की मांग की तो छन्नूलाल मिश्रा को तत्काल ऐसी स्थिति में भी एटीएम से 25,000 रुपए कैश निकाल कर देने पड़े अपनी बेटी के शव का चेहरा देखने के लिए, अपनी बेटी का अंतिम बार उसकी शक्ल की दर्शन करने के लिए, अंतिम बार शव का दर्शन करने के लिए। ये स्थिति है। पद्म विभूषण रहे छन्नूलाल मिश्रा ने प्रेस वार्ता की, योगी आदित्यनाथ जी के लिए को फोन लगाया, प्रधानमंत्री के ऑफिस में फोन लगाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये स्थिति उनके क्षेत्र की है, प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र की मैं बात कर रही हूं। और उन्हीं के क्षेत्र के पास गंगा मैया तो वहीं बह रही है ना, वही गंगा मैया है, उन्हीं में लाशें तैरती हुई दिखी गई।
आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द उसके लिए नहीं कहा। कोरोना में असफल रहे उसके लिए कोई शब्द नहीं कहा। जैसे ही चुनाव आ जाता है इन्हें कोई मतलब नहीं रह जाता कि कोरोना कितना है। दिल्ली में आते थे तो कहते थे 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। बंगाल चले जाते थे तो कहते थे जितना मुझे जमावड़ा दिखाई दे रहा है ये तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूं जो इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। तो बताइए ये इतनी दोहरी नीति, इनकी नीति और नियत में कितना अंतर है, यह आप पहचान सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, पहचान रही है। चाहे राजीव जी महिलाओं की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, इनके ही मुख्यमंत्री के खिलाफ, ये शायद ऐसे पहले मुख्यमंत्री रहे होंगे योगी आदित्यनाथ जी, जिन मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठकर धरना प्रदर्शन किया उन्हीं के विधायकों ने विधानसभा के अंदर, उन्हीं की खिलाफत करते हुए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कितने ही केसेस में इन्हीं के विधायकों ने, मैं आपको बता देती हूँ, जसराना से विधायक है, तो जसराना से विधायक जो है उन्होंने लोधी विधायक है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ऑन कैमरा वीडियो बनाकर कहा कि मेरी पत्नी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, मैं तो विधायक हूं, अगर मुझे बेड नहीं मिल रहा तो आम आदमी की तो क्या स्थिति होगी, उन्हें कहां से बिस्तर नसीब हो रहा होगा हॉस्पिटल में। तो ये स्थिति थी। कई मंत्रियों ने अपोज किया, कई विधायकों ने अपोज किया, कईयों ने पत्र लिखे, लेकिन ये एक ऐसे अहंकारी वश कुर्सी पर चिपक कर बैठ गए हैं, इनकी कान पर जू नहीं रेंगता, चाहे बलात्कार की घटनाएं घटे, चाहे कैसी भी घटे। हम उस स्थिति में हम यही आश्वासन जनता को दे सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, दलितों के हक के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ती रही, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही, शोषितों, पीड़ितों और पिछड़ों के लिए हम लोग आवाज उठाते रहे हैं, चाहे वो कहीं से कहीं तक। आरक्षण के मामले में भी हमने यही कहा है, मैं तो हमेशा कहती हूँ आरक्षण के मामले में कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी के आधार पर दे दो। जातिगत जनगणना 2011 में जो हुई उसके आंकड़े आए 2014 तक, तो वो आंकड़े क्यों नहीं पेश किए गए भाई? मोदी सरकार ने क्यों छुपा के रखा उन आंकड़ों को, ये बताए मोदी सरकार। और फिर क्यों डींगे हाँ की आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने आकर कि नहीं हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे, और उसके बाद क्यों मुकर गए? क्या इनकी अम्मा जान आरएसएस ने कहा था कि आरक्षण की बात गलती से कर दी, आप मत कर देना आगे, इसीलिए सारे भाजपा के नेता चुप हो गए? मोदी जी चुनाव में जाते हैं तो पिछड़े बन जाते हैं, चाय बेचने वाले बन जाते हैं, पिछड़ों की याद आ जाती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पिछड़े बन जाते हैं, लेकिन पिछड़ों के लिए कभी आवाज नहीं उठाते, पिछड़ों के लिए कोई कदम नहीं उठाते। सबसे ज्यादा अन्याय उनके शासन में पिछड़ों के साथ हुआ, दलितों के साथ हुआ, शोषितों के साथ हुआ, पीड़ित हुए लोग। लेकिन एक बार भी संवेदना क्या व्यक्त की? क्या मोदी जी ने एक बार भी कहा नोटबंदी में जिनकी लाइनों में लगे लगे मृत्यु हो गई, क्या उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की? नहीं की। प्रवासी मजदूर जितने मर गए रास्ते में आते आते, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो गई, अपने बच्चों को सड़क के किनारे जना जिन औरतों ने, क्या उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की? मोदी जी ने नहीं की। क्या उन लोगों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की जो कोरोना में मृत्यु का शिकार हो गए, मौत के ग्रास चले गए, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, ना जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई, ना जाने कितने परिवारों के जो कमाऊ पूत थे वो चले गए? क्या उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की? मोदी जी ने आज तक नहीं की। क्या मोदी जी ने 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी, क्या उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की? नहीं की मोदी जी ने। क्या कश्मीर में जो आतंकवादियों से मुठभेड़ में जिन हमारे जवानों ने, हमारे नागरिकों ने शहादत दे दी, जिन नागरिकों की हत्या कर दी आतंकवादियों ने, क्या उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की? मोदी जी ने नहीं की व्यक्त। तो ये मोदी जी किस लिए प्रधानमंत्री बने हैं भाई? क्या मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं? क्या मात्र उद्योगपतियों की, अडानी और अंबानी की जेबें भरने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं? क्या मात्र विदेशों की यात्राएं करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं? क्या मात्र विदेशों में जाकर ये झूठ बोलने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं कि अरे भारत में तो सब चंगासी? मगर भैया भारत में बेरोजगारी का, गरीबी का, बहुत बड़ा अपराधों का बहुत बड़ा पंगासी, ये तो बताना जरूरी है ना, मगर नहीं बताएंगे। आज की स्थिति ये है, हमने देखा भी है कईयों बार, इस समय की स्थिति ये है कि आज नरेंद्र मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से और भाजपा शासित प्रत्येक राज्य के अंदर जब घटनाएं होती हैं तो इनके मुख्यमंत्री संवेदनहीनता का एक उदाहरण पेश करने का काम करते हैं, एक मिसाल बनने का काम करते हैं, मगर अच्छी मिसाल कायम नहीं करते, एक संवेदनहीनता की एक नकारात्मक मिसाल कायम करने का काम करते हैं, जो कि शर्मनाक है। मैं योगी आदित्यनाथ से अभी भी ये कहूंगी कि ध्यान दे पिछड़ों के ऊपर, ध्यान दे दलितों के ऊपर, दलितों के घर में खाना खाकर उन पे एहसान ना जताएं, दलितों को अपने यहाँ बुलाएं, उनको आमंत्रण दें, उनको खाना खिलाएं, और तब कहें आपने दलितों के लिए क्या किया। और मात्र भोजन करने से और फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलता। दलितों के साथ, वाल्मीकियों के साथ, पिछड़ों के साथ, कुर्मियों के साथ, लोधियों के साथ, पटेलों के साथ, यादवों के साथ, जितनी जातियां वहां हैं, ठाकुरों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, चाहे कोई भी जात का व्यक्ति हो,
अगर कुछ गलत होता है वहां तो उसका संज्ञान लेना, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करना, उसके प्रति कार्रवाई करना एक मुख्यमंत्री का धर्म है। और अपना धर्म याद रखने का, हम याद रखने का काम विपक्ष का जिम्मेदारी है कराना, वो हम कराते रहेंगे। और मुझे लगता है वही धर्म याद दिलाते हुए हम चुनावी मैदान में उतरेंगे राजीव जी, और हम ये याद दिलाएंगे कि यूपी के अंदर चाहे राम मंदिर की बात हो तो राम मंदिर भी कोई भाजपा तो बनवा नहीं रही, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। उसके अंदर भी चंदा चंपत घोटाला कर दिया इन्होंने, उसके अंदर भी लगातार घोटाले सामने आए, लेकिन उस पर चुप्पी साध ली गई। क्यों नहीं बताया गया कि चंदा चंपत घोटाले में चंपत ने कितना चंदा चंपत कर लिया, बिना कचनोल के चंदा डकार गए, डकार भी नहीं ली इन्होंने, तो अरबों रुपए का चंदा इन्होंने पहले भी पचा लिया राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर भाई से भाई को भी लड़वा दिया। तो आज की स्थिति ये है, हम इन्हीं मुद्दों के साथ, जो मुद्दे जनता के हैं, जो सच में आज जनता के साथ जो गलत हो रहा है उनके प्रति, उनके लिए हम चाहते हैं कि उनके लिए कार्रवाई की जाए, चाहे वो मायाराम लोधी हो, चाहे वो गौरी शंकर लोधी हो, चाहे वो यहाँ पर जो आगरा के अंदर घटना हुई उस वाल्मीकि परिवार को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे जो घटना मैंने विवेक तिवारी की उठाई, चाहे उनके परिवार को न्याय दिलाने की बात हो। इस तरह के मुद्दे जितने भी है, चाहे वो दीपा लोधी हो, चाहे मध्य प्रदेश की चंदा लोधी हो, चाहे वो निषाद परिवार जिसका मैंने कल आपके डीबी लाइव पर जिक्र किया था, इन सबको न्याय मिलना चाहिए और इन सबको न्याय दिलाना योगी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु इनकी प्राथमिकता मात्र कुर्सी रह गई है राजीव जी। कुर्सी से फेविकॉल के जोड़ की तरह इन्हें चिपकना आता है, जुमलेबाजी करनी आती है, झूठे नारे देने आते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूंगी कि जब से आई मोदी सरकार बंद हुए सब कारोबार, कोरोना का कहर पार, डीजल पेट्रोल अब 115 के भी पार, और शर्म करो मोदी सरकार और बंद करो ये अत्याचार। तो ये अत्याचार बंद करना है तो हमें तो आगे आना पड़ेगा, और प्रियंका जी के साथ हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। हम उनका इस जो ये लड़ाई लड़ रही है उस लड़ाई में हम उनके साथ हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालों के साथ भी कई सारे सवाल जो वर्तमान सरकार है उस पर भी दागती हुई साधना भारती जी, और आने वाले समय में क्या रणनीतियां रहेंगी, किन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेगी कांग्रेस, ये बता रही थी अभी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती। और खासकर इनके बयान, इनकी बातें, इनके विचार यहाँ रखना आप लोगों के बीच इसलिए भी जरूरी क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार आप देख रहे हैं कि लखीमपुर खीरी का मामला हो और उसके 17 दिन बाद आज ठीक 17वें दिन फिर से गिरफ्तार हुई, हिरासत में ली गई, वहां गिरफ्तारी शो हुई 2 दिन के बाद में, और यहां आज हिरासत के बाद लगभग घंटे बाद छोड़ दी गई और आगरा के लिए उन्होंने कूच किया। आज वाल्मीकि जयंती, और इस वाल्मीकि जयंती पर अगर एक वाल्मीकि समुदाय का लड़का जो है वो पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाती है तो इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। और ये दिन वाल्मीकि जयंती हो ना हो, लेकिन किसी भी, और वो वाल्मीकि समाज का हो ना हो, अगर किसी भी इंसान की मौत असमय होती है और उसका कारण कोई और बनता है, और खासकर कानून व्यवस्था को जो सुचारू ढंग से चलाने और मजबूत करने की दुहाई देते हैं, उनके हाथों अगर तथाकथित तौर पर यह घटना सामने आती है तो यह दुखद है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन इन तमाम बातों पर अगर कोई आवाज बुलंद करता हुआ दिखाई देता है तो वो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है। इसलिए हम लोग बार बार इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि चाहे वो लखीमपुर खीरी की बात हो, चाहे आज आगरा की बात हो, चाहे उससे पहले हाथरस की बात हो, उन्नाव की बात हो, चाहे प्रयागराज की बात हो, कहीं की भी बात हो, लखनऊ की बात हो, जो प्रियंका गांधी ने कल भी कहा, ये तमाम जगहों पर, इन तमाम जगहों पर लगातार प्रियंका गांधी बहुत ही एक्टिव मोड में नजर आई हैं। इसलिए हम बार बार ये चर्चा, ये जिक्र लाते हैं। चूंकि समय खत्म हो चुका है, हमारे दो और साथी वरिष्ठ पत्रकार, इन लोगों को साधना जी आप नहीं सुन पाई, तो शुरुआत में हम लोगों ने इनके विचारों को लिया था, और अब चूंकि समय खत्म हो चुका है इसलिए अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। कल शाम 7 बजे फिर से हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले साधना जी आप जुड़ी अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल के, आपको बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपको, आप लगातार पिछले सवा घंटा 1.5 घंटे से हमारे साथ बने रहे, आपको बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, आपको भी कि आप जुड़े रहे और तमाम हमारे साथी लगातार बहुत पेशेंटली लिखते रहे, सुनते रहे, विचारों को रखते रहे। आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। कल शाम फिर से हाजिर होंगे। कुंदन बिहारी हमारे साथ में है, इब्राहिम खान हमारे साथ में, आनंद हुसैन बाघेर हमारे साथ में हैं, अब्दुल अजीज हमारे साथ में, सबीर अंसारी हैं, असलम चिश्ती हैं, मदीना का मुसाफिर हैं, जावेद इकबाल हैं, बहुत सारे साथी लगातार, उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी रही
नहीं। तो जो जुड़े रहे आप तब, और जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने कमेंट नहीं किया, लेकिन आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक गुजारिश जरूर करूंगा कि आप में से जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, ताकि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ पाएं उसी समय जिस समय हम ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं। ऐसे रोज शाम 7 बजे इस कार्यक्रम के साथ मैं उपस्थित होता हूं, आपके सामने हाजिर होता हूं। लेकिन उसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो सुबह से लेकर के रात तक आपके बीच में आते हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि जब तक मन में छल कपट लिए स्वार्थी लोग हैं, भविष्य में ऐसी सरकारें आती रहेंगी और गरीब असहाय लोग इसका खामियाजा भुगतेंगे। उदय शेखर गुड न्यूज कह रहे हैं, रोशन कुमार यादव नाइस कह रहे हैं, मिथिलेश गुप्ता कह रहे हैं प्रियंका गांधी जिंदाबाद, यासीन अंसारी साधना भारती इज आउटस्टैंडिंग स्पीकर लिख रहे हैं, कमरे आलम है कह रहे हैं एक कदम जुमला मुक्त भारत की ओर, एक कदम जुमला मुक्त भारत की ओर कदम बढ़ा चुका है कांग्रेस लाओ देश बचाओ कह रहे हैं। जावेद इकबाल कह रहे हैं बीजेपी इज टोटली फेल्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोहम्मद तनवीर कह रहे हैं सर साधना भारती जैसा होना बहुत जरूरी है। और अफरीदी यार लिख रहे हैं गुड नाइट सर। दीपक तिवारी कह रहे हैं भारत आत्मनिर्भर बनने ही वाला है, लगभग आउटर पे खड़ा है, बुलेट ट्रेन गली गली सवारी उतार दी है, काशी मथुरा क्योटो बन चुका है, यमलोक का कार्यभार यूपी पुलिस ने उठा लिया है और राजा अंधा हो गया है। बहुत सटीक व्यंग है दीपक तिवारी का और बहुत ही मौजू है ये व्यंग, इस वक्त के लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह मोहम्मद मुशीद कह रहे हैं प्रियंका जिंदाबाद, यूपी का मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी अखिलेश यादव होने चाहिए लिख रहे हैं। फिर जावेद इकबाल लिख रहे हैं कि कांग्रेस साधना जी फॉर अ वंडरफुल ग्रेट स्पीच। और मोहम्मद साबिर अंसारी भी हमारे साथ, तो बहुत सारे साथियों, हबीब खान भी हैं, कामिल साहिब हैं, सद्दाम हुसैन गुड न्यूज़ लिख रहे हैं, रविशंकर दीक्षित हैं कांग्रेस को आना ज़रूरी है लिख रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड लिख रहे हैं कि सर आपका प्रोग्राम अच्छा और निष्पक्ष होता है, बहुत धन्यवाद। प्रेम बाबू वर्मा लिख रहे हैं कि पाँव नहीं धोने के क्या बात है जी लिख रहे हैं। अजीत कुमार हैं जो प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुंदन कह रहे हैं डीबी लाइव के सिवा कोई और चैनल देखता ही नहीं हूँ, बहुत धन्यवाद आपको कुंदन बिहारी जी। और असलम चिश्ती लिख रहे हैं एकता में तरक्की है, नफरतों में सिर्फ बर्बादी है, अब तो इन 7 सालों में ये बात समझ में आ गई होगी। और तो तमाम साथियों, संजय कुमार भी, अशोक सक्सेना लिख रहे हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम प्रियंका गांधी है, अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं। संजय कुमार नाइस, प्रियंका गांधी जिंदाबाद लिख रहे हैं। और मोहम्मद शमशेर आलम लिख रहे हैं गुड न्यूज। आदिल खान कांग्रेस जिंदाबाद लिख रहे हैं। ओम प्रकाश सारनाथ भी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं लगता है तू बहुत खौफ में है, मेरे आने जाने पर रोक है। और ये एक शेर के अंदाज में इन्होंने लिखा है, शेर है बिल्कुल। और आफ्ताब हुसैन हैं जो कह रहे हैं लो भाई हरकत से बरकत, फिर प्रियंका को ऊंचाई में मिल गई कांग्रेस। जावेद इकबाल लिख रहे हैं आई सल्यूट राजीव जी एंड हिज टीम फॉर अ ग्रेट डिस्कशन। बहुत धन्यवाद जावेद इकबाल भाई आपको कि आप लगातार देखते हैं, सुनते हैं। बनवारी मीना भी हैं जो लिख रहे हैं कि उस देश को विश्वगुरु बनने कौन रोक सकता है जिनकी जेलों में साधु निवास करते हों। गेंदलाल मरकाम लिख रहे हैं वेरी नाइस डिबेट हुआ सर, बहुत धन्यवाद मरकाम भाई आपको। और मथियास बालरा भी हैं, मोहम्मद ताजुद्दीन हमारे साथ में हैं, क्रेजी किंग साथ में हैं, कमिल शेख हमारे साथ में हैं। साइलेंट बॉय लिख रहे हैं सर आप गोदी मीडिया मत बनना, बिल्कुल हम लोग नहीं बनने की का कसम लेकर कसमें खा करके ही बैठते हैं। और गुड नाइट अब लिख रहे हैं जावेद इकबाल। रविकांत दीक्षित लिख रहे हैं यूपी में अंधेर नगरी चौपट राजा 100 पर डीजल 150 पर पेट्रोल। और फिर
एहतसाम रहमान हमारे साथ में, एहतसाम रहमान, फिर डी के कंस्ट्रक्शन, जावेद इकबाल लिख रहे हैं कि किसानों पर बनाए गए काले कानून, गंगा में तैरती हुई लाशें, मंत्री का गाड़ी चढ़ाकर कत्ल, बीजेपी का मुंह है वोट, मतलब किस मुंह से बीजेपी वोट मांगेगी, सारे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी कंपनियों का नीलाम करना, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल सही लिख रहे हैं, जो इतनी सारी चीजें, इतनी चीजें पिछले 7 साल में हमने देखी हैं। इन चीजों को लेकर के विपक्ष अगर सामने आए, विपक्ष अपनी बातें रखे, जनता के बीच में जाए, तो बातें कुछ और बनेंगी। बबलू पेंटर भी हैं जो प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, लिख रहे हैं। आफरीदी लिख रहे हैं, सर आपका घूमता हुआ आईना चैनल बहुत अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद। दीपक तिवारी बहुत बहुत आभार। रंजन जी लिख रहे हैं। सफीउर रहमान लिख रहे हैं, मोदी को मालूम है जनता को धर्म का चश्मा पहना दिया है, भारत गुजराती व्यापारियों को सौंप रहा है। और अशोक सक्सेना लिख रहे हैं, योगी जी ने आगरा जाते समय प्रियंका जी को हिरासत में लेने पर वाल्मीकि समाज 3% वोट का कांग्रेस की बढ़ोतरी कर दी है। और उसके अलावा इकबाल खान लिख रहे हैं कि राजीव भाई ये सब राजनीतिक स्टंट है। एमपी में दंगे की खबर, किसानों और महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए प्रियंका जी उतना ही बोलेंगी जितना कि उन्हें परमिशन है, वरना देश में पिछले 3 साल से बारूद बन रहा है। ये बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, बहुत सही सटीक बातें लिखते हैं इकबाल जी। मोहम्मद मुशीद भी हमारे साथ में हैं, संजय कुमार और तो स्टार अब्दुल्ला यूनुस और समीम अंसारी सऊदी अरबिया से। बहुत सारे साथी हमारे भारत के बाहर देखते हैं, सऊदी अरबिया से देखते हैं और दूसरे देशों से देखते हैं। तो आप सबको भी बहुत धन्यवाद और बहुत आभार, आप लोग देखते हैं। और रेव सुचित्रा सुना लिख रहे हैं, लॉ इज डिस्क्रिमिनेटेड इन यूपी अमंग गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। रेव सुचित्रा सुना का ये लिखना है। फिर मोहम्मद तनवीर भी हैं, इकबाल भी हैं और सिविलाइज्ड जंगल। फिर मनीष कार्की लिख रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। और मिस्टर श्रीपाल योगी की सरकार लिख रहे हैं। रंजीत कुमार, प्रियंका जी को पीएम का चेहरा कांग्रेस को देना चाहिए। और संजय कुमार लिख रहे हैं, राजीव सर एक बार लाइव में बोल दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हूं और यहां एक कांग्रेस का नेता होना चाहिए। संजय कुमार जी कह रहे हैं कि गाजीपुर, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हैं और यहाँ एक कांग्रेस का नेता होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं संजय कुमार जी। उसैद अहमद हैं, कह रहे हैं ये गिरफ्तारी ही इस सरकार को ले डूबेगी, बार बार गिरफ्तार करना वर्तमान सरकार तानाशाही का पतन होना तय है। मोहम्मद तनवीर भी, कामिल शेख भी, संदेव कुमार राय भी, फखरुद्दीन अली अहमद भी, साधना भारती जी वेल डन लिख रहे हैं। और संदेव कुमार राय लिख रहे हैं, आप बहुत न्यूज़ सुनाते हैं राजीव भाई। और नौशाद आलम भी, हबीब खान भी, आरिफ खान लिख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जैसे देश और प्रदेश के लिए लड़ रही हैं, कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, लोगों को अपना घर वापसी करना चाहिए। और नीतू चावला का कहना है बीजेपी का खेल खत्म। अब्दुल जब्बार भी हेलो लिख रहे हैं। मोहम्मद एहतरसन हमारे साथ में और धर्मेंद्र यादव, आमिर हमजा, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद तनवीर। तो दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, अब आपसे विदा चाहता हूं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, कार्यक्रम में आप हिस्सा बने, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। शाम का प्रोग्राम हमारा घूमता हुआ आईना, दिन भर के और भी छोटे छोटे प्रोग्राम, उन सबको डीवी लाइव पर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रोग्राम को आप दुनिया के दूसरे कोनों तक अपने दोस्त साथी और अपने परिजनों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हम और आप मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करें, यही हमारी इच्छा रहती है रोज की। और इसके साथ अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।